दलितों के साथ हमने हिस्ट्री पढ़ी है, बाकी लोग पढ़ने वाले हैं। दलितों के साथ ऊंच नीच भेदभाव होता था, सही है। ऊंच नीच भेदभाव दलितों के साथ सही है। उस ऊंच नीच भेदभाव से बचने के लिए दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते थे। बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते थे, सही है। उसके बाद आपको याद होगा कि मुसलमान आए तो इस्लाम में कन्वर्ट होते थे और सिखिज्म में कन्वर्ट होते थे। और आज जिनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाता, कल आर्टिकल 15 की बहस के वक्त तमिलनाडु ने कहा था, मेरे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि मैं क्या बताऊं, किसका, पिछड़े वर्ग का, तो मैं तो 69% रिजर्वेशन। तो क्या ये कह लूं कि तमिलनाडु कभी चलकर देखना, खूबसूरत चर्चेस हैं, खूबसूरत चर्चेस। तो दलित अपने ऑपरेशन, अपने साथ होने वाले भेदभाव के कारण क्रिश्चियनिटी में भी धर्मांतरण करते थे। तो दलित आपको मिल जाएंगे बुद्धिज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में इतने मजहब में आपको दलित मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे हिंदुइज्म के एससी एसटी ओबीसी को। का ठीक है। और हिंदुइज्म से जो लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए उनको सुप्रीम कोर्ट कहता उनको भी। और जो लोग सिखिज्म में कन्वर्ट हुए हिंदुइज्म से उनको सुप्रीम कोर्ट कहता उनको भी। और जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए उनको सुप्रीम कोर्ट कहता है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हुए उनको नहीं मिलेंगे। का दलितों पे अत्याचार होता था। इस वजह से उन्होंने विभिन्न तरह के अलग अलग मजहबों को अपनाया। का बुद्धिज्म और सिखिज्म वालों को में दलित हैं, बोले हैं, उनको रिजर्वेशन वहां मिलेगा, मिलेगा। एससीज हैं, रिजर्वेशन मिले। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्यों नहीं मिलेगा? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्यों नहीं मिलेगा? उनका कहना है कि देखिए, भेदभाव को नहीं मानता है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। क्या एग्जाम्पल? क्या यार, वो कंधे से कंधा नहीं मिलाओ तो तुम्हारे इमाम डांटते हैं, ए कंधे से कंधा मिलाओ, गैप नहीं छोड़ना, पैर से पैर मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ। तुम्हारे यहाँ तो यार इबादत गाहों में घुसने की बात ही छोड़ दो, वहां तो कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद हो गया। मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि इस्लाम के अंदर एससी एसटी ओबीसी अगर कोई है तो उसे क्यों नहीं दोगे रिजर्वेशन? का तुम भेदभाव नहीं मानते? क्रिश्चियनिटी भी भेदभाव नहीं मानता। जज को पकड़ा ऐसे, पूछा इस्लाम नहीं मानता भेदभाव? बोले नहीं मानता। कहा क्रिश्चियनिटी नहीं मानता? नहीं मानता। कौन से कॉलेज में गए थे पढ़ने? बोले अच्छे कॉलेज में। बुद्धिज्म कब से भेदभाव मानता है? कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे? कहां पढ़ा दिया गलत किसने? बुद्धिज्म भेदभाव मानता है क्या? सिखिज्म भेदभाव मानता है क्या? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। देखो, जो इंडिक रिलीजन है ना, इंडिक रिलीजन और नॉन इंडिक रिलीजन, बोले इंडिक और नॉन इंडिक क्या है? का इंडिक रिलीजन मतलब इंडिया के रिलीजन जो इसी रिलीजन से बाहर निकले। अच्छा। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नॉन इंडिक रिलीजन है, ये बाहर से आए। अच्छा। तो फिर आर्टिकल 25 में लिखने का ना ऐसा। आर्टिकल 25 क्या कहता है? एवरी वन ऑफ अस वी हैव द राइट टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ अवर चॉइस। रिलीजन ऑफ अवर चॉइस, हर किसी को अपने मर्जी के अनुसार अपने अपने धर्म और धर्म की परंपराओं को फॉलो करने का है कि नहीं?
और फिर 15 में लिखा हुआ है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो रिलीजन कहां गया वहां पे? वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ऐसा है ना कि बुद्धिज्म और सिखिज्म में जो एससीज हैं दे कंटिन्यू टू एंजॉय। तो कहा सर एक बात बताओ। बोले क्या? इस्लाम में एससीज को हक नहीं है? बोले नहीं। क्रिश्चियनिटी में नहीं है? नहीं। के पी मनु जजमेंट, KPMANU मनु जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग वापस है, जो लोग वापस हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट होंगे उन्हें क्या फिर से रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलेंगे। मतलब क्या ये दिन आ गए हैं कि दुनिया की आखिरी उम्मीद, निहायत पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट, क्या ये वक्त आ गया है कि वो घर वापसी को प्रमोट कर रहा है? क्या ये घर वापसी को प्रमोट नहीं कर रहा? बहुत सारे पढ़े लिखे प्रताप भानु मेहता जैसे इंडिविजुअल्स ने इस बात को आवाज उठाया, कहा यार ये बहुत गलत बात है, ये इस मुद्दे को और जटिल बनाती है। आर्टिकल 25 कहता है गारंटी द राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस फेथ। हमें धार्मिक तरह से हर तरह की आजादियां हैं। हम चाहें तो अपने पसंद का मजहब ना सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, उसको किसी और को समझा सकते हैं, उसके फायदे लोगों को बता सकते हैं। तुम तो सीधा वार कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसटी के जो बेनिफिट्स हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वालों को भी मिलेंगे, चाहे आप उसमें कन्वर्ट हो जाओ, पर मिलेंगे। तो फिर एससी और ओबीसी के क्यों नहीं मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी लज्जा आई, शर्म आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, केस बनाकर मुझे वापस डाल, मैं इस पे और सुनवाई करूंगा। अभी केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखो, बुद्धिज्म में जो कन्वर्ट हुआ उसको राइट्स मिलेंगे, एसटी और ओबीसी वाले, सॉरी एससी और ओबीसी वाले। एसटी वाले तो तीनों में मिलेंगे। अगर आप मुसलमान एसटी हैं तो भी मिलेगा, क्रिश्चियन एसटी हैं तो भी मिलेगा, हिंदू एसटी हैं तो भी मिलेगा। एससी और ओबीसी वाले जो राइट्स हैं वो सिर्फ बुद्धिज्म और सिखिज्म के कन्वर्ट्स को मिलेंगे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के कन्वर्ट्स को नहीं मिलेंगे। और मामला तब और बढ़ गया जब यह कहा गया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो जो एससीज कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस अगर हिंदुइज्म में आ जाए तो मिलेंगे। तो यार ये तो घर वापसी हुई ना। बात समझ में आ गई है? मतलब आप काम तो वही कर रहे हैं ना जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। अलग बात है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी इंग्लिश में वो काम कर रहे हैं जो वो खुलेआम काम कर रहे हैं, है ना? तो कोर्ट को ये कहा गया कि देखो ये बहुत जरूरी है कि आप आर्टिकल 25 अपने ही फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, आप फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर हैं, प्रोटेक्टर हैं, आप अपने ही मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसलिए केस वापस वापस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या रिजर्वेशन अच्छी चीज है? बहुत अच्छी चीज है। जेन्युइन बैकवर्डनेस पे दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। जेन्युइन बैकवर्डनेस पे मतलब सही में पिछड़ापन है तो मिलना चाहिए, ठीक है। किस बुनियाद पर आइडेंटिफाई करते हो कि सच में पिछड़ापन है? मैंने पूछा कौन सा साल है? 2024। 2031 को कितने साल बाकी है? 7 साल। 1931 में हुए सर्वे के आधार पर तुम आज तक आरक्षण दे रहे हो? 1931 के सर्वे के आधार पर। और बार बार कहते हो इनके साथ हिस्टोरिक इंजस्टिस हुआ है, ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई है, ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई है। किसके साथ? उसके साथ हुई थी। 1931 का बदला 2024 में 1931 के सेंसस पर आधारित आप उसको इंसाफ दे रहे हो। इतने सालों बाद आप इंसाफ दे रहे हो, लेकिन इंसाफ देते समय कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहां पे जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है?
क्या सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स के आधार पर ही हमें, वो भी 1931 हट्टन के जमाने के मैथमेटिकल नंबर्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर ही हमें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ये डेटा आउटडेटेड डेटा हुआ है कि नहीं हुआ है? छोड़ दो एक बात, मैं एक और बात बताता हूं। जब आंकड़े आ जाएं तो क्या गवर्नमेंट बॉडीज, एकेडमिशियंस, सिटीजन्स के लीडर्स और अच्छे खासे ज्ञान वाले लोगों को बैठकर इन आंकड़ों को बैकवर्डनेस के लिए चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर, सिर्फ फिगर्स के आधार पर रिजर्वेशन दे देना चाहिए? क्या गवर्नमेंटल बॉडीज, प्रोफेसर्स, हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, लीडर्स, सोशल वर्कर्स इन दोस कास्ट, न्यूज़पेपर्स, सबको मिलकर नहीं चर्चा करनी चाहिए कि इस आउटडेटेड डेटा को पहले तो हमको अपडेटेड करना होगा और उसके बाद इस पर एक रिसर्च करनी होगी? क्या औरतों का रिजर्वेशन और नहीं बढ़ना चाहिए? क्या ट्रांसजेंडर जो पैदा होते वक्त उसकी कोई गलती नहीं थी, वो ना आदमी रहा ना औरत रहा, क्या उनको उनके हक नहीं मिलना चाहिए? क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को नहीं मिलना चाहिए? क्या और सब्सटेंटिव एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैथमेटिकल आंकड़ों पर ही खेल होना चाहिए? क्या सिर्फ सेंसस समाज का होना चाहिए या फिर उन उच्च पदों का, समाज पर असर रखने वाले पदों पर भी सेंसस होना चाहिए कि किसकी कितनी भागीदारी है? पक्का? क्या सिर्फ समाज का करवा दूं सेंसस? क्या सरकारी पदों का सेंसस नहीं करवाऊं? क्या यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर्स किस वर्ग से आते हैं इस पर नहीं सेंसस करवाना? कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने सेक्रेटरी, कितने जजेस? कि क्या 1931 के डेटा के आधार पर सब कुछ हो जाएगा? अर्ज किया है मुशायरे में, इधर देखो। क्या डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ही सब कुछ हो जाएगा कि अंडर रिप्रेजेंटेशन को भी कंसीडर करोगे? क्या भेदभाव के आधार पर ही सब कुछ हो जाएगा या अंडर रिप्रेजेंटेशन को, मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसकी भी जनगणना करवाओगे?